Hello students, today we are going to take up the new topic and that is the diffraction at a straight edge. तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक शार्प एज है। अब ये मैं आगे फिगर के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी डायग्राम है। तो हमारे पास ये सोर्स है, ये हम स्लिट के रूप में ले रहे हैं इस सोर्स को, और यहाँ ये हमने यहाँ स्ट्रेट एज बताया हुआ है और ये ई पॉइंट के ऊपर ये हम इसको पिन पॉइंट की तरह ले रहे हैं। स्ट्रेट एज शार्प है ये, और इससे ये लेफ्ट में हमारा सोर्स और राइट में हमने यहाँ स्क्रीन रखी हुई है। ये एक्स वाई हमारी स्क्रीन है, और एस से यदि हम ई के थ्रू यहाँ स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ओ के ऊपर आकर पड़ेगा। और क्योंकि ये जो हमारा सोर्स है ये स्लिट से लाइट इमर्ज हो रही है, तो हम जो वेव फ्रंट्स लेंगे वो हम लेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। तो हम आगे कर चुके हैं आगे भी कि हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स भी होते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स यहाँ से इमर्ज होंगे। अब क्योंकि हम प्लेन के ऊपर ये सारी डायग्राम बना के बता रहे हैं तो हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो नज़र नहीं आएगा। तो हमें जो वेव फ्रंट आएगा वो डब्ल्यू डैश, ये नज़र आ रहा है आपको, ये एक सर्कल के रूप में नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये सिलेंडर का हिस्सा है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि कंसिडर ए sharp straight edge E placed perpendicular to the plane of the paper and a linear strip and placed parallel to the edge and illuminated by a source of monochromatic light. So the cylindrical wavefronts will be emerging out of the slit S. तो यहाँ पर हमने कहा फिर कंसिडर सच ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश। तो हमने यहाँ बताया आपको कि साइड वाइज व्यू देख रहे हैं सिलेंडर का, तो वो जो साइड वाइज व्यू है वो हमें सर्कल के रूप में नज़र आता है। तो यही हमने कहा कि कंसिडर सच ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश स्ट्राइकिंग द एज ई एज शोन इन द फिगर। तो मैंने आगे फिगर में बताया। तो if a screen is placed parallel to the edge on its right side, keeping the slit on the left side, जैसे हमने रखी हुई है, a series of maxima and minima of light of intensity gradually decreasing as we move away from O are observed on the screen parallel to the edge, where O is the foot of perpendicular from the screen. मतलब ये कि जैसे हम O से ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे तो हमारे पास एक पैटर्न नज़र आएगा जिसमें हमें फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी, और ऊपर वाले सेक्शन में अलग ढंग से होंगी, निचले वाले सेक्शन में यानी ओ से पी की तरफ जाते हुए अलग ढंग से होंगी, और ओ से पी डैश की तरफ जाते समय अलग ढंग से होंगी, और ये हम डिस्कस करेंगे। ये जो पैटर्न बनता है उसको हम फ्रिंजेस के रूप में जानते हैं। तो यही हमने कहा कि दीज आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम ओ अपवर्ड्स द फ्रिंजेस स्टार्ट्स मर्जिंग विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस जनरल इल्यूमिनेशन। तो अलग ढंग से होती हैं। तो जैसे जैसे ओ से ऊपर की गए पहले कुछ फ्रिंजेस तो हमें नज़र आएंगी, पर उसके बाद ये फ्रिंजेस आपस में मर्ज करनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर जब मर्ज कर गई तो हमें फ्रिंजेस नज़र नहीं आएंगी, तो हमें लगेगा कि जनरल इल्यूमिनेशन है, जस्ट जनरल लाइट हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी उस केस में। तो हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। तो इसी को हमने यहाँ द्वारा फिगर के रूप में बताने के लिए बता के डिस्कस किया हुआ है कि यदि हम नीचे को आते हैं तो क्या होता है। तो हमने यही लिखा कि हाउ एवर एज वी मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ओ दैट इज़ इन द पोर्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। आपको याद है कि ये निचले वाला पोर्शन है वो ज्योमेट्रिकल शेडो बोलते हैं उसको। हमने आगे भी जब डिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था। तो ए स्मॉल पोर्शन
a small portion of geometrical shadow is found to be illuminated, and this illumination decreases continuously as we move further away from O and is reduced to zero. No maxima and minima are formed in this region. तो यहाँ पर ये लाइट आती है और फिर उसके बाद ये इल्यूमिनेशन डिक्रीज करती जाती है। तो वो हम सारा डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है। तो हम इस फिनोमिने की एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स की मदद ले रहे हैं। तो हमने कहा कि कंसिडर टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। यहाँ ई के ऊपर यह डिफ्रैक्शन कैसे होता है इस सोर्स के कारण। इस सोर्स ऑफ लाइट से जब यहाँ लाइट पड़ती है तो लाइट डिफ्रैक्ट होती है, तो कैसे होता है, क्यों होता है, हम थ्योरेटिकली इसको देखना चाहते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन XY। ये देखिए ये पॉइंट हमने P यहाँ XY स्क्रीन के ऊपर कंसिडर कर लिया। हम क्या नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ज्वाइन S टू P। अब S से P तक यहाँ ज्वाइन कर दिया ताकि ये है ना, ये जो वेव फ्रंट है W डैश हमने कहा था ये हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ये मैं आपको कर्सर की मदद से मूव करके दिखा रहा हूँ। तो इस वेव फ्रंट को ये पॉइंट M के ऊपर काट रही है लाइन SP। तो यही हम कह रहे हैं कि ज्वाइन S टू P द लाइन SP cuts the wave front W dash at point M. The point M, this point जो है ना, it is called pole of wave front with respect to P. तो हम ये इसको मानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पर ये करेंगे with P as the center। हम जो पॉइंट P लिया इसको सेंटर मान लेंगे और इसको सेंटर मान के हम क्या करेंगे, ड्रा स्फीयर्स of radii Pm, Pm plus lambda by 2, Pm plus 2 lambda over 2, Pm plus 3 lambda over 2 and so on। तो हम अब देखिए दोबारा से देख लेंगे। यहाँ पर आप अपनी कंपस रख के पहले तो इसके बराबर Pm रेडियस के बराबर एक आर्क बना दी, फिर उसके बाद Pm प्लस लैम्डा ओवर 2 लेकर फिर आर्क बना दी, फिर Pm प्लस 2 लैम्डा ओवर 2 लेकर एक आर्क बना दी एंड सो ऑन। जब ऐसे आर्क्स बनाएंगे तो वो हमें जो ऐसे आर्क्स नज़र आएंगी तो वो कैसे हाफ पीरियड जोन्स के रूप में आएंगी वो हम यहाँ पर आपको नीचे बता रहे हैं। तो टू मेक दी हाफ पीरियड जोन्स सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। मैंने बताया ना आर्क का मतलब सर्कुलर पार्ट उसका। Circles can be drawn intersecting the section W dash at different points। तो यहाँ पर ये Pm यहाँ तो नहीं कटेगा, यहाँ तो टच करेगा, इसके अगले में ये कट करेगा, इसके आगे और बढ़ाएंगे। जैसे पहले हम Pm से करेंगे आर्क तो M के ऊपर वो आर्क मिलेगी। जब Pm प्लस लैम्डा ओवर 2 से करेंगे तो कहीं 2 पॉइंट्स पर ये काटेगी। ऐसे ही प्लस आगे जब Pm प्लस 2 लैम्डा ओवर 2 से हम आर्क बनाएंगे तो वो भी 2 पॉइंट्स के ऊपर कटेगी। फिर Pm प्लस 3 लैम्डा ओवर 2 से आर्क बनाएंगे, वो अगले 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करेगी। ऐसे कटती रहेंगी ये आर्क्स और इसीलिए हमारे पास जोन्स बनेंगे। तो इफ नाउ यही हमने कहा टू मेक हाफ पीरियड जोन्स सर्कल्स कैन बी ड्रॉन इंटरसेक्टिंग द सेक्शन W dash at different points। If now the lines are drawn parallel to the straight edge through these points या those points, the wavefront is divided into half period zones। तो ये कट रही हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं ये कट रही हैं, ये जो कट रही है ना ये लाइनें, ये ऐसे एक ये ऐसे, तो ये हाफ पीरियड जोन्स के रूप में उभरेंगी। ये आप बीच में डैश्ड पोर्शन देख रहे हैं, तो ये हमारे हाफ पीरियड जोन्स की बात आ गई और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमने दिखाया हुआ है आर्क के रूप में। तो देन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेक्शन, तब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नहीं तो दोबारा पढ़ सकते हैं।
The resultant amplitude at point P due to complete wavefront will be equal to sum of amplitudes from the upper half MW and lower half MW dash of the cylindrical wavefront, and it is given by A is equal to, हम पहले पढ़ चुके हैं, A is equal to A1 minus A2 plus A3 minus A4 plus A5 plus so on और minus 1 raised power n minus 1 into an. और जब आप इसको कैलकुलेट करते थे तो आप याद करो, if n is very large then it comes out to be equal to A1 over 2, where A1, A2 etc. represent amplitudes of wavelets from the half period zones. So अब यहाँ से हम आगे सारी डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारा जो फिनोमिना ऑब्जर्व हो रहे हैं, यानी कि अपर पोर्शन में, अपर पोर्शन जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया ही है कि यहाँ इसके ऊपर वाले पोर्शन में O से ऊपर P की तरफ या फिर O से P डैश की तरफ नीचे जाते हुए, तो हम वो कैसे कैसे होता है वो सारा हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फ्रॉम दी अबव डिस्कशन वी कैन एक्सप्लेन all observed phenomena of diffraction from the straight edge. तो पहले हम देखते हैं कि दूर, जब हम P पॉइंट दूर होता है तो उस केस में जनरल इल्यूमिनेशन क्यों होती है. आपको बताया था कि इस P पॉइंट यदि हम परे को जाते हैं तो शुरू में तो फ्रिंजेस बनती हैं, पर बाहर जाके ये जनरल इल्यूमिनेशन होती है. तो वो जनरल इल्यूमिनेशन क्यों होती है वो हम एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यही हमने कहा कि इफ पॉइंट P इज एट ए लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम O, the wavelets reaching from the half period zones from the region MW produce a resultant amplitude A1 over 2. Wavelets are also received at P from half period zones from the region ME. ये रीजन, ये ME इस रीजन से, तो ME रीजन से भी हमारे पास आते हैं. इफ पॉइंट P is at a large distance from O, the wavelets reaching from the half period zones from the region MW produce a resultant amplitude A1 over 2. साथ ही साथ क्या होता है, वेवलेट्स आर आल्सो रिसीव्ड एट P फ्रॉम द हाफ पीरियड जोन्स फ्रॉम द रीजन ME. So since P is at a large distance away from O, therefore ME contains a large number of half period zones also. That is n उस केस में भी large होता है. तो इस केस में क्या होगा, so therefore the resultant amplitude of half period zones reaching from ME is A is equal to A1 minus A2 plus A3 minus A4 plus A5 and so on, और ये बनेगा A1 over 2 since n is large. So इसलिए नेट रिजल्टेंट जो आएगा P पॉइंट के ऊपर, तो एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवलेट्स रीचिंग एट P, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा A1 प्लस A डैश, और ये हमारे पास आएगा A1 over 2 और प्लस A1 over 2. सो देयरफॉर देयर इज ए जनरल इल्यूमिनेशन. क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर. सो ऑन द स्क्रीन, और A1 लार्ज है तो जनरल इल्यूमिनेशन हो गई. सो यही हमने कहा कि दैट इज देयर इज जनरल इल्यूमिनेशन, दैट इज I इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर ऑन द स्क्रीन इफ पॉइंट P lies at a large distance from the point O. अब दूसरी बात आती है कि फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस. सो यहां पर इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies close to the point O, ये हमारा दूसरा केस था. ये हमारा जो P पॉइंट है ये O से ज़्यादा दूर नहीं है, ये जस्ट P को नीचे ले आओ जैसे यहाँ करके O के पास ही है. तो उस केस में क्या होता है कि
if the observation point P lies close to the point O such that ME contains only one half period zone, then the resultant amplitude at P ये किसके बराबर होगा? तो उसमें यदि मान लो कि एक ही हाफ पीरियड जोन आता है तो उस केस में हम सिर्फ यहाँ पर A1 की बात लेके चलेंगे, तो हमारे पास कैपिटल A1 नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? दिस विल बी A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन एंड देन फाइनली प्लस A1। तो ये हमारे पास आ गया A1 ओवर 2 प्लस A1, दैट इज 3A1 ओवर 2। और यदि if however point P is situated on the screen at such a position corresponding to which the portion ME contains two half period zones, तब क्या होगा? तो दो हाफ पीरियड जोन्स का मतलब ये पहले दो एम्पलीट्यूड साथ में जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ तो उस केस में नेट एम्पलीट्यूड A2 इट विल बी इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 प्लस सो ऑन एंड देन प्लस A1 एंड माइनस A2। और आप इसको कैलकुलेट करो इनके साथ जोड़ के, तो आप पाएंगे इट इज इक्वल टू A1 ओवर 2 प्लस A1 माइनस A2, क्योंकि आपको पता ही है ये इतना हिस्सा जो है उसकी जो कैलकुलेशन है वो A1 ओवर 2 के बराबर आती है। तो इसीलिए ये बराबर आ गया 3A1 ओवर 2 एंड देन माइनस A2। ये A1 लिखा गया यहाँ, तो आप करेक्ट कर लेंगे कि दिस इज A2, ये करेक्ट कर लेंगे समहाउ। यहाँ करेक्ट कर देता हूँ कॉपी एंड देन ये पेस्ट। तो ये बराबर आ जाएगा 3A1 ओवर 2 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 ओवर 2, क्योंकि आपको याद है पीछे हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 ओवर 2 के बराबर होता है एवरेज, और यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर A1 के बराबर आ जाएगा। तो सिमिलरली A4 बराबर आएगा A1 के बराबर। सो इसलिए हम क्या पाते हैं? Thus we find that the amplitudes obtained as we move outwards from point O are 3A1 over 2, A1 minus A3 over 2 plus A1 plus A3 over 2, A1 minus A5 over 2, A1 plus A5 over 2 and so on। ये जो एम्पलीट्यूड्स है, द एम्पलीट्यूड्स 3A1 over 2, A1 plus A3 over 2, A1 plus A5 over 2 एटसेट्रा, ये तो मैक्सिमा को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी ये वाली चीज़ें, ये देखिए ये हिस्से, ये जिनमें प्लस आता है ये कर रहे हैं मैक्सिमा को कॉरस्पॉन्ड, और जिनमें नेगेटिव साइन आता है यानी कि ये वाले A1 माइनस A3 ओवर 2, A1 माइनस यहाँ ये A1 ये द्वारा लिखा गया, ये A1 माइनस A5 ओवर 2 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्ड करते हैं मिनिमा को। सो since A1 is greater than A2 is greater than A3 is greater than A4, therefore we find that intensity of maxima goes on decreasing and that of minima goes on increasing with the distance O, distance from O. So since a maximum is followed by a minimum of light, we find that portion of alternate maximum and minimum, या maxima and minima, called the diffraction pattern followed by general illumination। तो क्या होता है कि शुरू में मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम,
पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी घट रही है, मिनिमा की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो इसलिए जैसे ही पॉइंट ओ से पी की तरफ जाते जाते हम देखेंगे तो इल्यूमिनेशन जनरल होनी शुरू हो जाती है। तो यही मैं यहां पर बता रहा था कि ओ से पी तक जाते समय शुरू में तो कुछ बैंड्स हमें नजर आएंगे, उसके बाद फिर ये जनरल इल्यूमिनेशन हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हम इसके बाद आगे करना चाहेंगे पोजीशन क्या क्या होती है, मैक्सिमा और मिनिमा किस किस पोजीशन पे बनते हैं, पर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करूंगा क्योंकि ये भी एक अच्छी तरह से समझने वाला एक लंबा टॉपिक है। तो इसीलिए विल बी टेकिंग इट फर्दर in the next time. Thank you.